हेलो डियर एस्पायरेंट्स। सो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है MCQs ऑन जनरल साइंस। आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए ये वाले MCQs बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start our first question. So the question number first on your screen is, what is the minimum distance in meter required to hear an echo? ठीक है ना, कितना एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ताकि हम एक इको को हेयर कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ ये इको क्या होती है। सबसे पहले इको क्या होती है। एक्चुअल इट इज अ रिपीटेड साउंड। रिपीटेड साउंड, ये एक रिपीटेड साउंड होती है। सो दैट इज कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। जो साउंड वेव की रिफ्लेक्शन की वजह से होती है रिपीटेड साउंड कॉज्ड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। इसको आपने ध्यान में रखना है कि इको क्या होती है, जिसको हम गूंजना बोलते हैं या कोई गूंज हमें सुनाई देती है। ठीक है ना। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 13 मीटर, ऑप्शन सी 17 मीटर एंड ऑप्शन डी 21 मीटर। So the right answer for this question is your option C, that is 17 मीटर। जो हमको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए किसी भी इको को हियर करने के लिए, सो उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस हमको कितना चाहिए, 17 मीटर। सो द ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इसी के साथ कभी कभी पूछते हैं, एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जी बताएं व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। एक चीज पूछता है एग्जामिनर, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग ये कितना होता है। परसिस्टेंस ऑफ ईयर, सो ईयर, ठीक है ना। सो ये कितना होता है। सो परसिस्टेंस ऑफ ईयर इज योर 1:10 सेकंड। ठीक, ये होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन, कभी कभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर फ्रेम करता है। सो पूछते हैं कि मून पे जो है वो इको क्यों नहीं सुनाई दी जाती मून के ऊपर। सो अगर देखा जाए एट मून द इको इज नॉट हियर्ड। क्यों नहीं होती? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर, क्योंकि वहां पे एटमोस्फियर नहीं होता तो इसलिए हमें वहां पे इको सुनाई नहीं देती। सो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और बेसिक क्वेश्चन है फिजिक्स के, ठीक है ना। एक एग्जामिनर पूछता है जी बताएं मैच नंबर क्या होता है। मैच नंबर ये भी कभी कभी एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैच नंबर क्या होता है? सो मैच नंबर इज योर velocity of source upon velocity of sound होता है। ये भी आप देखें, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, why does a black board appear black in color? जो ब्लैक बोर्ड होता है वो ब्लैक कलर का क्यों होता है? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इट रिफ्लेक्ट ब्लैक कलर, क्या वो जो ब्लैक कलर होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। या ऑप्शन बी इट अब्जॉर्ब ब्लैक कलर, क्या वो जो ब्लैक कलर होता है उसको अब्जॉर्ब करता है। या ऑप्शन सी इट रिफ्लेक्ट ऑल कलर, क्या वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है। या ऑप्शन डी इट अब्जॉर्ब ऑल द कलर, क्या वो सारे कलर्स को अब्जॉर्ब करता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी आंसर आएगा। जो ब्लैक बोर्ड होता है वो इसलिए ब्लैक कलर का होता है क्योंकि ब्लैक कलर अब्जॉर्ब बिकॉज इट अब्जॉर्ब और ब्लैक कलर, क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड होता है वो जितना भी ब्लैक कलर होता है वो अपने आप में क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। सो जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो भी इस मॉक टेस्ट को साथ साथ अटेम्प्ट करें और देखें वो कितने मार्क्स इसमें से ला सकते हैं। और जितने भी वो मार्क्स लाएंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, which of the following instrument is used to measure soil water tension? जो कि soil water tension को नापता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सा है? So the options are option A photometer, option B pyrometer, option C psychochronometer and option D tensiometer। ठीक है। So the right answer for this question is your option D, that is टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सॉइल वाटर टेंशन को क्या करता है, मेजर करता है। सो
the right answer is your option D, that is tensiometer. So tensiometer in science, in soil science, is a measuring instrument that is used to determine the soil water tension. ठीक है ना? So इसका ये आंसर रहेगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आज. जैसे आपको देखा होगा VLW एग्जामिनेशन में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए बेसिक्स भी हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए और एडवांस भी हैं. सो ये क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? सो ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी बॉयल, ऑप्शन सी न्यूटन एंड ऑप्शन डी वाट. सो ये बेसिक क्वेश्चन है. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज न्यूटन. सो जो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है वो क्या हमारी है? न्यूटन है. सो अगर ये तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. अगर आपसे पूछा जाए कि वन न्यूटन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ऐसे भी, दैट इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर, 1 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है ना? ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है. ठीक है ना? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके साथ पावर, वाट की जो है वो पावर है. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबकी यूनिट्स भी तो होनी चाहिए ना. सो ये तो पावर की होगी. उसके बाद अगर देखेंगे पास्कल, सो पास्कल किसकी यूनिट है? सो प्रेशर की जो यूनिट है, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज योर पास्कल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर. जो बैड थर्मल कंडक्टर है वो कौन सा है? ठीक है. सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी ग्लास एंड ऑप्शन डी सिल्वर. ठीक है ना? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज ग्लास. सो जो ग्लास है हमारा, दैट इज द बैड थर्मल कंडक्टर. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ग्लास जो है वो बैड कंडक्टर है और ये गुड इंसुलेटर भी है. इट इज़ अ बैड थर्मल कंडक्टर एंड इज अ गुड, ये क्या होता है? गुड इंसुलेटर है. ठीक है, गुड इंसुलेटर है. उसके बाद देखा जाए, अगर इट हैज़ अ टाइटली हेड इलेक्ट्रॉन इसके बीच होते हैं विच डिड नॉट लो हीट टू फ्लो थ्रू देम. ये एक सिंपल है, ये सबको आता ही है. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेजर. सबसे पहला जो वर्किंग लेजर है वो किसने डिस्कवर किया था? सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए एच टायलर, ऑप्शन बी WK रोटेंजेंग, ऑप्शन सी TH मेमन्स एंड ऑप्शन डी फ्रेड मॉरिसन. ठीक है. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज TH मेमन. ठीक है. इन्होंने जो है फर्स्ट वर्किंग को इन्वेंट किया था. ठीक है ना? कभी कभी एग्जामिनर पूछता है जी बताएं लेजर, जो हमारा लेजर है, इस लेजर स्टैंड फॉर, लेजर किसके लिए स्टैंड करता है? सो इट स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग. ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में, JK SSB के एग्जामिनेशन में आ भी चुका है. लेजर स्टैंड फॉर, सो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसको भी देख लें. ठीक है, ये आता है. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मीटर इन व्हीकल दैट कैलकुलेट डिस्टेंस. जो ऐसा मीटर जो व्हीकल का डिस्टेंस कैलकुलेट करे, कवर्ड बाय व्हीकल इन इज कॉल्ड. जो कि डिस्टेंस कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी थर्मोमीटर एंड ऑप्शन डी किलोमीटर. कौन सा मीटर होता है? बेसिक सा क्वेश्चन है. सो द ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. सो ओडोमीटर. सो ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है दैट कैलकुलेट डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय द व्हीकल, उसको हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर. SI यूनिट प्रेशर की क्या है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी पास्कल एंड ऑप्शन डी हेनरी. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज पास्कल. ठीक है ना? सो जो SI यूनिट ऑफ प्रेशर है उसको हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं. सो
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस, जो ही रिफ्लेक्शन होती है किसी भी स्मूथ सरफेस से लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड डैश रिफ्लेक्शन, उसको हम कौन सी रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसका आंसर बताएं, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, सो इसके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए रेगुलर, ऑप्शन बी इरेगुलर, ऑप्शन सी डिफ्यूज एंड ऑप्शन डी फ्यूज। So the reflection from the smooth surface like that of the mirror is called as a regular reflection. इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। सो द ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है जी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी फराड, ऑप्शन सी हेनरी एंड ऑप्शन डी वेबर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज ओम। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सो ओम को जो सिंबल होता है वो कैसे होता है, ऐसा सिंबल होता है, ये सिंबल रहता है। सो ये किसने डिस्कवर किया था, द ओम इज द एसआई यूनिट, ठीक है, दैट इज ड्राइव्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो ये नेम किसके रखी गई थी, एक जर्मन फिजिस्ट थे हमारे, जर्मन फिजिस्ट, दैट इज उनका नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम इनका नाम था। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है। सो ऑप्शन रहेगा ए इक्वेटर, ऑप्शन बी एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन सी एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ऑप्शन डी एट पोल। सो इसका आंसर हमने देना है अपने, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज एट पोल, at pole. So gravitational force is maximum at which of the following place? So it is maximum at poles. जितने भी हमारे poles होते हैं वहाँ पे ये maximum रहती है। अगर देखा जाए this the value of this gravitational force that is range from a minimum of that is I think 9.78 meter per square per second square. सो एट इक्वेटर अगर देखे जाएगा, सो मैक्सिमम अगर इक्वेटर पे देखे जाएं, सो एट इक्वेटर टू अ मैक्सिमम ऑफ ये 9.83 पर सेकंड स्क्वायर एट पोल होती है। सो मैक्सिमम यहाँ पे होगी पोल पे, सो मिनिमम हमारी इक्वेटर पे रहेगी, ठीक है जी। सो जितने भी व्यूवर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो साथ साथ इसको अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करें, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। सो द ऑप्शंस आर hydrometer, option B hygrometer, option C psychometer and option D anemometer. So the right answer for this question is your option B, that is hygrometer. काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करके आते हैं, हाइड्रोमीटर भी टिक कर देते हैं, ठीक है। सो हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, इन द एटमोसफेयर। ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर को मेजर करता है हमारा कौन सा, hygrometer. So the next question on your screen is which of the following is not a vector quantity. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेक्टर कौन से हैं और स्केलर कौन से हैं, ठीक है ना। सो इनमें से कौन सा एक वेक्टर नहीं है। सो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए मोमेंटम, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी टॉर्क एंड ऑप्शन डी स्पीड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज स्पीड। जो हमारा है वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो अगर वेक्टर नहीं है सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्केलर है। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी याद करवा देता हूँ, कुछ स्केलर्स क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर कौन सी, क्योंकि ऐसा पूछ लेगा एग्जामिनर वेक्टर और स्केलर कौन से हैं इसमें से, ठीक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये वेक्टर है ये होता क्या है। सो वेक्टर क्या होता है, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके बीच दो विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, जिसके बीच मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
बोथ होते हैं इसमें. सो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोर्ड एंड दे ओबे द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर. ठीक है ना, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. और जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक, अब हम देखते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं हमारा वेक्टर कौन सा है. ठीक है ना, सबसे पहले अगर देखें हमारे डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है. उसके बाद देख लें हमारा फोर्स वेक्टर है. उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर है. उसके बाद टॉर्क, ये जो टॉर्क है ये भी हमारा वेक्टर है. उसके बाद हम देखें मोमेंटम वेक्टर है. लेकिन अब स्केलर देखें. स्केलर सबसे पहले हमारा जो मास है वो स्केलर है. उसके बाद वर्क टाइम. उसके बाद एनर्जी पावर और उसके बाद स्पीड. ये सब क्या है, ये सारे क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं. और ये स्केलर क्वांटिटी हैं. और ये क्या आता है, अगर फिजिकल में पूछेंगे व्हाट आर दीज, सो ये हमारी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये. ठीक है ना, सो फिजिकल क्वांटिटी इसमें होती हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज एट व्हाट टेम्परेचर इन, अब बताना है ये इन फ़ारेनहाइट बताना है, प्योर वाटर फ्रीजेज. जो प्योर वाटर है वो किस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है. सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 48 एंड ऑप्शन डी 37 फ़ारेनहाइट. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 0 फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, प्योर वाटर फ्रीज हो जाता है. सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीजेज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. उसको क्या कहते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. जिसमें लिक्विड कोई भी जो है वो फ्रीज हो जाए उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर देखा जाए इन फ़ारेनहाइट, अगर फ्रीजिंग पॉइंट देखा जाए तो वो हमारा क्या होता है 32 फ़ारेनहाइट. क्या होता है हमारा 32 फ़ारेनहाइट. सो जो फ्रीजेज होता है ये कितने पर 30, एक्चुअल 0 नहीं, ये 0 सेल्सियस पे वो होता है, लेकिन ये 35. इसका आंसर जो है ये ऑप्शन ए आंसर रहेगा. ठीक है, ये मिस्टेकली मैंने 0 बोल दिया क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में आता है. ठीक है ना, सो 32 फ़ारेनहाइट पे जो प्योर वाटर है वो होता है वो फ्रीज हो जाता है. सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोज लॉ ऑफ फेलिंग. जो गैलीलियो लॉज ऑफ फेलिंग है उसका दूसरा नाम क्या है. सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए लॉज ऑफ मोशन, ऑप्शन बी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ऑप्शन डी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो जिसको हम कहते हैं गैलीलियोज लॉज ऑफ फेलिंग बॉडी. सो ये इसका आंसर रहेगा योर ऑप्शन बी, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द अदर नेम ऑफ द गैलीलियोज लॉ ऑफ फेलिंग. ठीक है ना, सो इसको कहते हैं. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, उसके बाद अगर हम कुछ और चीज़ें देखें, सो इसमें अगर हम देखें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्चुअली ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है. आपने पढ़ा होगा बचपन में कि एवरी बॉडी रिटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. उसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो इसको क्या कहते हैं, अगर देखा जाए ये जो न्यूटन, इसको हम इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. ठीक है ना, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है. ठीक है ना, सपोज अगर हम देखें ये तो हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है ना, एवरीबॉडी रिटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एंड अप्लाइड ऑन इट. सो इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं. ठीक है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया. सो जो ये इनर्शिया होते हैं दो किस्म के होते हैं. एक तो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन. ये दो चीज़ें होती हैं. ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. आपने पढ़ा होगा दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए. ठीक है ना, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. नहीं, आप अपने बचपन में या क्लासेस में पढ़ते ही हो, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास. ठीक है ना, ऑफ अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट. ठीक है ना, इसको हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन.
तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको पता ही है, ठीक है ना, कॉमन सा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज सॉरी, which of the following device is best suited for measuring the temperature inside the metallurgical furnace, ठीक है ना। so the options are option A, that is pyrometer, option B thermocouples, option C thermometer, and option D thermistor, ठीक है ना। so the right answer for this question is your option A, that is pyrometer. so pyrometer actually it is a type of remote sensing thermometer, ये एक remote sensing thermometer होता है जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए, to measure the temperature of a surface and inside of this metallurgical furnace. so the option A is your right answer. so the next question on your screen is इन अ क्वालिटेटिव वे, अगर हम क्वालिटेटिव वे में देखें, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट अ रेस्ट, जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक स्टे करते हैं रेस्ट में, और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, या वो स्टे करके रखें या कीप मूविंग रहें, सो दैट इज कॉल्ड एज, सो ऑप्शंस और ऑप्शन ए फोर्स होता है, एक्सेलरेशन होता है, फ्रिक्शन होता है, या ऑप्शन डी इनर्शिया होता है, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज इनर्शिया, आपका इनर्शिया रहता है। सो देखा जाए, इफ वी लुक दिस इनटू लाइक इन अ क्वालिटेटिव वे, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिमेन एट रेस्ट, सो विच इज रिमेन एट रेस्ट आर इन अ यूनिफॉर्म मोशन, in the same straight line unless acted upon by some other external force, that is called an inertia. so अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में हम कहें, the tendency of this undistributed object to stay at rest or keep moving with the same velocity, it is also called as inertia. उसको हम क्या कहते हैं, inertia. so the next question on your screen is, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, the time taken by pendulum to complete one oscillation is called as, जो कि पेंडुलम होता है हमारा, ठीक है ना, वो जब मूव करता है, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, सो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम स्पीड, रेट स्पीड, टाइम पीरियड, एंड ऑप्शन डी टाइम इंटरवल, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या होगा, सो ऑप्शन सी, दैट इज टाइम पीरियड. सो द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड योर टाइम पीरियड, ठीक है ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इफ द मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज 60 किलोग्राम, अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 60 किलोग्राम है, व्हाट विल बी इट्स वेट्स ऑन मून, उसका जो मून पे वेट होगा वो कितना रहेगा. सो एन जो होता है वो हमारा एन इक्वल टू न्यूटन, 60 न्यूटन रहेगा, 600 न्यूटन रहेगा, 100 न्यूटन रहेगा, या 10 रहेगा क्या अपना न्यूटन, ठीक है ना. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज 100 न्यूटन इसका जो है वो मास रहेगा. इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 किलोग्राम, so 100 न्यूटन विल बी इट्स वेट ऑन द मून. सो 100 न्यूटन इसका जो है वो क्या रहेगा, वेट रहेगा, ठीक है ना, वेट रहेगा, ठीक है. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द साइड ऑफ अ मिरर व्हीकल्स आर विच टाइप ऑफ मिरर, जो हमारे साइड मिरर होते हैं व्हीकल्स के, वो कौन से मिरर होते हैं. सो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए कन्वेक्स, ऑप्शन बी कनकेव, ऑप्शन सी प्लेन, एंड ऑप्शन डी इन्वर्टेड. So the right answer for this question is your option A, that is your convex mirror रहेंगे वो, ठीक है. अगर हम करेंगे आपके साथ डिस्कस करते हैं, एक तो हो गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर, एक होता है हमारे पास कन्वेक्स मिरर, और एक होता है हमारे पास कनकेव मिरर होता है हमारे पास, कनकेव मिरर. ये दो होते हैं, एक को ए कर लेते हैं, एक को बी कर लेते हैं. अब अगर देखें ये जो कन्वेक्स मिरर होता है, इसका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड होता है, याद रखें. और जो कनकेव मिरर होता है, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दैट इज ऑलवेज इनवर्ड होता है, याद रखें, इनवर्ड होता है ये चीज. उसके बाद एग्जामिनर बेसिक 6 में से क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज मिरर फार्मूला, ठीक है ना. मिरर फार्मूला क्या होता है. सो मिरर फार्मूला आपका क्या होता है, दैट इज योर
1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर फार्मूला एग्जामिनर पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब देखें जो हमारा ये कन्वेक्स मिरर होता है, ये हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना। जो कन्वेक्स मिरर होता है एक तो हमारा यूज़ होता है जो हमारा बैक व्यूअर व्यू होता है, जब हम किसी चीज़ को पीछे देखते हैं वो वाला होता है। उसके बाद जो गाड़ियों में होता है, उसके बाद जो स्ट्रीट लैंप्स होती हैं उसमें कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। अब अगर कनकेव की बात करें, सो कनकेव मिरर कहाँ कहाँ होता है, जो हमारे आपने देखा होगा जो शेविंग मिरर होते हैं, शेविंग मिरर वो कनकेव होते हैं। उसके बाद आप देखें जब जो डॉक्टर्स मिरर यूज़ करते हैं, डॉक्टर एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, वो होते हैं। उसके बाद अब जो सर्चिंग लाइट्स होती हैं, जो सर्च लाइट होती हैं, उसमें ये कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देख लें ये टॉपिक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कन्वेक्स कौन सा है, कनकेव कौन सा है, ठीक है। उसके बाद देखना काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में ये पूछते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आइज़। एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। सो काफ़ी सारी डिजीज़ पूछते हैं। एक होती है हमारी मायोपिया, ठीक है ना, मायोपिया। सो ये मायोपिया क्या होती है, इसमें क्या होता है, पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो भी दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली नहीं देख सकता। सो एग्जामिनर पूछता है कि इसमें कौन से लेंस जो है वो यूज़ करता है। सो उसमें हम कौन से लेंस यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस। याद रखें इस चीज़ को, कनकेव लेंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनर पूछता है जी बताएं, एक डिजीज़ होती है हाइपरमाइट्रोपिया जब होता है तब क्या होता है, जो पर्सन होता है ना वो क्या करता है, जो नियर चीज़ होती है, जो बिल्कुल नियर बाई चीज़ होती है, पर्सन के नॉट सी ऑब्जेक्ट, जो बिल्कुल अ पर्सन के नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, जितने भी नियर के ऑब्जेक्ट होते हैं, पास की जो होती है चीज़ें वो नहीं देख सकता। तो इस केस में वो कौन सा मिरर यूज़ करता है, आपने जो भी होगा तो उसमें कौन सा मिरर यूज़ करता है, कन्वेक्स मिरर यूज़ करता है, कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। उसके बाद होता है, एक होती है एस्टिग्मेटिज्म। सो ये एस्टिग्मेटिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया होता है दैट बिकम इरेगुलर, और जहाँ पे इमेज नहीं बनती है तो उसके वो जो होती है इसके साथ एक होते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है, ठीक। उसके बाद एक और डिजीज इसके साथ एसोसिएटेड है, प्रेस बायोप्सिया। सो ये क्या होती है, जब जितने भी और बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड एज जो पर्सन्स होते हैं, जब उनकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई लेंस हो जाती है ना, पावर ऑफ अकोमोडेशंस ऑफ आई लेंस वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाई फोकल लेंस यूज करते हैं, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसी के साथ क्या होता है, अब लाइट पे ये टॉपिक है तो बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे आपके, स्टॉक असिस्टेंट हो या वेटनरी फार्मासिस्ट हो, तो इसमें पूछा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, क्या होता है, द रिटर्निंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहते हैं। और इसके दो लॉ हैं, ठीक है, इसके क्या है, इसके दो लॉज हैं, ठीक। एक होता है हमारा दो लॉ हैं, अब मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। एक होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बराबर होता है। और दूसरा जो लॉ होता है वो क्या होता है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे कहाँ पे, सेम प्लेस पे लाई करती हैं, ठीक है, लाइज करती हैं, ओके। उसके बाद आ जाता है, अगर देखें जो लाइट है वो ज़मीन पे पहुंचने के लिए कितने मिनट लेती है। सो इट टुक 8 मिनट 19 सेकेंड टू रीच ऑन द अर्थ फ्रॉम सन। अगर सन की बात करें, ये पॉइंट हो गया हमारा जो होता है सन से 8 मिनट और 19 सेकंड में जो सन की रेज हैं वो सन से अर्थ तक पहुंचने में लगाती हैं, ठीक।
उसके बाद अगर देखें द रिफ्लेक्टेड, जो द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून, जो मून से रिफ्लेक्ट होके आती है, उसको रीच करने में कितना आता है, 1.28 सेकंड लगता है। द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मून टेक 1.28 सेकंड टू रीच द अर्थ, ये उसको इतना टाइम लगता है। ठीक, उसके बाद कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लूँ अगर आपके साथ में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो गया, द इंसिडेंट द रिफ्रैक्टेड रेज लाई एट अ नॉर्मल प्लेस ऑफ इंसिडेंस, वो भी हो गया। ठीक है, उसके बाद कभी कभी कंसेप्ट पूछते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट पूछते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, इम्पॉर्टेंट लॉज होते हैं, या इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट या उनकी थ्योरीज पे पूछते हैं क्वेश्चन। ये बताएं जी, थ्योरी ऑफ, जिस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किन के द्वारा जो है वो कौन साइंटिस्ट जिन्होंने ये दी थी, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये दी थी। उसके बाद पूछेंगे थ्योरी ऑफ एटम किसने दी थी, डेल्टन ने दी थी। ठीक है ना, ये बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछते हैं। सो आई थिंक इसको यहीं सम अप करते हैं। सो ये वीडियो लेक्चर मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, आप हमें कमेंट करके इसको बता सकते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। सो फॉर दिस, बाय बाय।